हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो में हम MEG 10 यानी कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगे MEG 10 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गाइज, आपको वो सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर ज़रूर करना है ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए और आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे वीडियो से कवर हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको MEG 10 का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना MEG 10 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, नाउ चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द लर्निंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकम अ व्हीकल ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब कोई भी व्यक्ति इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ता है, ठीक है, उसको पढ़ता है, तो वहाँ पे वो कैसे उस व्यक्ति को आइडियोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसकी आइडियोलॉजी में किस प्रकार से वो परिवर्तन लेकर आता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज़ हिस्टोरिकली बीन मोर देन अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं गाइस, तो लिटरेचर केवल भाषा का अध्ययन नहीं होता बल्कि वो हमारे आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक व्हीकल की तरह काम करता है, शेपिंग वैल्यूज, पर्सपेक्टिव एंड सोशल अवेयरनेस अमंग दी लर्नर्स। तो वहाँ पे जो भी हमारे लर्नर्स होते हैं, जो भी उस लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं, उनका सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हो कि आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उनकी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, उनको एक शेप मिलेगी, ठीक है, इट विल प्रोवाइड शेप टू देयर वैल्यूज। ओके, एंड उनका पर्सपेक्टिव जो पूरा है वो चेंज हो जाएगा और लोगों के अंदर गाइस क्या जागेगी, सोशल अवेयरनेस। तो जब भी लोग इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वो उनका आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उनके अंदर सोशल अवेयरनेस को जगाता है। तो अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम पीरियड की, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इन द इंडियन एजुकेशन मेनली टू प्रमोट वेस्टर्न थॉट। ठीक है, तो जो भी वेस्ट के थॉट थे, वेस्टर्न थॉट्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ को, उनके मॉरल वैल्यूज़ को, ताकि हम तक जो उनके वैल्यूज़ हैं वो पहुंच सकें। फिगर्स लाइक थॉमस मैकाले एनविजन्ड इंग्लिश एजुकेशन एज अ टूल टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एंजलिसाइज्ड इंडियंस, ठीक है, जिसे हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो यहाँ पे गाइज एक ऐसी क्लास क्रिएट होगी जो मैकाले कहते हैं कि जो एक ब्रिज की तरह काम करेगी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड जो आपके इंडियंस हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके बीच में ये क्लास हमें क्रिएट करनी है, ऐसा मिडल क्लास क्रिएट करना है जो मिडल मैन की तरह काम करेगा, हु वुड एब्जॉर्ब ब्रिटिश आइडियल्स, और वो अंग्रेज़ों की तरह पूरा मतलब कि सारे उनके आइडियल्स को वो फॉलो भी करेंगे। तो समझ रहे हो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर को मेनली गाइस इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया के अंदर वेस्टर्न थॉट को प्रमोट किया जा सके। स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड आइडियाज़, तो जब लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा तो उन्हें नए नए आइडियाज़ से वाकिफ़ हुए, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, रैशनैलिटी, जस्टिस, ह्यूमनिज्म, विच सटली इन्फ्लुएंस्ड देयर वर्ल्ड व्यू, जिसने उनका जो दुनिया को लेकर पूरा नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू, उसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद जो लोग हैं वो नई आइडियोलॉजी से उनको एक्सपोजर मिला, ठीक है, नई नई आइडियो, जब वो शेक्सपियर को पढ़ा, मिल्टन को, जेन ऑस्टन जैसे राइटर्स को जब इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा तो लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और मॉरल रिफ्लेक्शन जगा, ठीक है। सो स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर एक्सपोजेज लर्नर्स टू डिफरेंट कल्चर्स, वेरियस फिलॉसफीज एंड अलग अलग समाज का जो सिस्टम है, तो वेरियस सोशल सिस्टम्स को जब हम पढ़ते हैं, शेक्सपियर को, मिल्टन को, तो हम ये सब समझ पाते हैं। सो दीज लिटरेरी एक्सपीरियंसेस कैन चैलेंज एग्जिस्टिंग प्रेजुडाइसेस एंड रीशेप सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड्स। इसके बाद जो इंग्लिश है वो सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक मीडियम भी बनी। तो इंग्लिश लिटरेचर ऑफन एड्रेसेस इश्यूज ऑफ पावर, ऑपरेशन
एंड ह्यूमन राइट्स जैसे जो मुद्दे हैं वो हमें इंग्लिश लिटरेचर में देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में भी लोगों का जो एक जागरूकता लोगों में फैली। जो हम पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट देखते हैं, दलित राइटिंग और फेमिनिस्ट लिटरेचर देखते हैं इंग्लिश में, वो लोगों को अलाउ करती थी कि वो भारत में उस समय जो विद्वान पूरा कास्ट सिस्टम था, पैट्रियार्की थी, इंपीरियलिज्म था, इन सब चीज़ों का लोग विरोध करना सीख गए उसके बाद, क्योंकि अब उन्हें पता है कि सोशल जस्टिस क्या होता है। अब उन लोगों का आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सो लर्निंग लिटरेचर इन इंग्लिश एनेबल्स क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंग्लिश और जो मतलब इंडियन कल्चर है उसके बीच में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हुआ और लोगों में ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके कई सारे पर्सपेक्टिव डेवलप हुए जब उन्होंने इंडियन और फॉरेन कॉन्टेक्स्ट को आपस में कंपेयर किया, तो लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी प्लूरलिस्टिक भी बन जाती है। और लैंग्वेज के थ्रू हम देखते हैं कि लोगों को एम्पावर भी किया जाता है। सो मास्टरी ऑफ इंग्लिश प्रोवाइड्स सोशल मोबिलिटी एंड एक्सेस टू ग्लोबल आइडियाज़। तो जब आप इंग्लिश को पूरा आप उसको उसमें मास्टर बन जाते हो तो आपके अंदर जो है ये क्षमता आ जाती है कि आप ग्लोबल आइडियाज़ को समझ पाते हो। इट इक्विप्स लर्नर्स विद अ वॉइस टू आर्टिकुलेट डिसेंट, क्रिटिक कर सकते हो आप, पार्टिसिपेट कर सकते हो डिबेट्स में और अपनी खुद की एक आइडियोलॉजिकल जो आपका स्टैंस है वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो नाउ इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया हैज़ बीन अ पावरफुल टूल फॉर आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लर्निंग एंड टीचिंग जो है इंग्लिश लिटरेचर की गाइस वो काम करती है एक पावरफुल टूल की तरह। सो फ्रॉम कॉलोनियल मॉरल इंस्ट्रक्शंस टू फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो कॉलोनियल से लेकर लोगों जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ से लेकर आज के समय में हम देखें तो लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग जगी, इससे सोशल अवेयरनेस जगी, लोग एम्पावर हुए। जो लिटरेचर है गाइज ये केवल हमारी नॉलेज को शेप नहीं करती बल्कि हमारी वैल्यूज़, हमारे एटीट्यूड्स और जो पूरा हमारा परसेप्शन है सोसाइटी को लेकर ना उसको भी चेंज कर देती है। इसके बाद चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। हाउ डू यू थिंक लिटरेचर एंड सोशल फोर्सेस आर कनेक्टेड। क्या जो समाज जो होता है, जो सोशल फोर्सेस होती हैं गाइज, वो आपके लिटरेचर के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो लिटरेचर एंड सोशल फोर्सेस आर डीपली इंटरकनेक्टेड एज लिटरेचर बोथ रिफ्लेक्ट एंड शेप सोसाइटी। ठीक है, तो ये दोनों डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। जो लिटरेचर है वो सोसाइटी का एक तरीके का दर्पण के रूप में काम करता है। ओके, कैसे? सो देखो, लिटरेचर ऑफन मिरर्स सोशल रियलिटीज। समाज में जो रियलिटीज होती है ना, जो सच्चाइयाँ होती हैं वो आपको लिटरेचर में दिखेंगी। वैल्यूज, कस्टम्स, लोगों के स्ट्रगल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल नॉवल, प्लेज एंड पोएम्स जो हैं वो पोर्ट्रे करती हैं गाइज इशू जैसे कि पॉवर्टी का, कास्ट का इशू, जेंडर का इशू, ठीक है, कॉलोनियल ऑपरेशन हो गया, मेकिंग रीडर्स अवेयर ऑफ सोसाइटल कंडीशंस, ताकि जब कोई उसको रीड करेगा तो वो समाज की जो कंडीशन है उसको लिटरेचर के माध्यम से समझ पाएगा। इसके अलावा जो लिटरेचर है वो हमारे सोशल एटीट्यूड्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं और बदलाव के लिए आगे बढ़ाती हैं। तो जो भी हमारे रिफॉर्मिस्ट थे उन्होंने फेमिनिस्ट लिटरेचर को लिखा, दलित राइटिंग्स को लिखा, ताकि समाज के अंदर जो पूरा इनजस्टिस है ना उसके ऊपर वो सवाल उठा सकें एंड वो एनकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो है लिटरेचर गाइज हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल में भी होता है, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। तो लिटरेचर इंटरेक्ट विद हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। जब भी कोई सोशल मूवमेंट, कोई वॉर होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो हम क्या देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ लिटरेचर, उससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। सो वाइल एट द सेम टाइम लिटरेचर कैन मोबिलाइज पीपल्स इमेजिनेशन एंड इमोशंस, मोटिवेटिंग पार्टिसिपेशन इन सोशल कॉजेज। फाइनली द लिटरेचर गाइज एक्ट करता है एज अ रिकॉर्ड ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारे स्ट्रगल्स प्रिजर्व होते हैं, हमारी होप, हमारी कम्युनिटी की अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर में देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद है रेमंड विलियम्स जो हैं उन्होंने कल्चर जो टर्म है उसे कैसे रीडिफाइन किया है, ये उससे रिलेटेड है।
So Raymond Williams, a British cultural theorist, is famous for redefining the meaning of culture. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो कल्चर शब्द है इसके पूरे मीनिंग को रीडिफाइन किया. सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिशनली कल्चर क्या होता था. तो ट्रेडिशनली कल्चर वॉज सीन एज द रिफाइनमेंट एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर जो भी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हुआ करती थी वो आती, जैसे कि फाइन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सारा. तो विलियम चैलेंज दिस नैरो व्यू एंड गेव कल्चर अ मच ब्रॉडर एंड मोर इंक्लूसिव मीनिंग. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो विलियम्स हैं, रेमंड विलियम्स, उन्होंने कल्चर शब्द से जुड़ा हुआ ये जो व्यू है इसको नैरो बताया कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, कल्चर तो उससे ज़्यादा होता है, और कल्चर को एक ब्रॉड और इंक्लूसिव मीनिंग उन्होंने दिया. सो अकॉर्डिंग टू विलियम्स, culture is not just about art और high society, it is a whole way of life. ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने कल्चर को, culture is a whole way of life. He argued that culture include everyday practices, belief, value and social activities of ordinary people. जो भी आम जनता है, ठीक है, उनके जो भी विश्वास हैं, उनके बिलीव्स, आम जनता की जो भी वैल्यूज़ हैं एंड डेली लाइफ में जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सब कुछ आपका कल्चर में आता है. तो फॉर हिम द वे पीपल लिव, द वे दे वर्क, टॉक एंड ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज लिटरेचर और पेंटिंग. सो विलियम ऑल्सो एम्फेसाइज दैट कल्चर इज डायनेमिक एंड चेंजिंग. जो कल्चर है गाइज वो डायनेमिक है, वो चेंज करता रहता है. इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ शेप्ड बाय सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस एंड इट इवॉल्व्स ओवर टाइम. और समय के साथ ओवर टाइम हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो इवॉल्व भी करता है. सो दिस मीन्स कल्चर इज अ लिविंग प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन दी सोसाइटी. तो कल्चर आपको सोसाइटी में कंटिन्यूटी और चेंज दोनों को रिफ्लेक्ट करता है. अनदर इम्पॉर्टेंट आइडिया जो विलियम की थिंकिंग में है वो क्या है कि जो कल्चर है ना गाइस, वो कनेक्टेड है आपके पावर एंड आइडियोलॉजी से. इट कैन री इन्फोर्स सोशल हायरार्की बट इट कैन ऑल्सो बी अ साइट ऑफ रेजिस्टेंस. तो समाज के अंदर जो भी हायरार्कीज होती है, जो पद होते हैं, ऊंच नीच जो होती है, उसको कल्चर री इन्फोर्स कर सकता है, बट उसको चेंज भी कल्चर ही कर सकता है. सो थ्रू कल्चर पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ. और किसी भी अथॉरिटी को वो चैलेंज कर सकते हैं, समाज के अंदर जो है सोशल चेंज ला सकते हैं. सो रेमंड जो विलियम्स हैं गाइस, उन्होंने कल्चर को रीडिफाइन किया फ्रॉम बीइंग एन इलीट और आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट टू अ ब्रॉड लिविंग एंड सोशली एम्बेडेड आइडिया. ठीक है, तो अब कल्चर क्या बन जाता है गाइस, ब्रॉड लिविंग और सोशली एम्बेडेड आइडिया बनता है. तो फॉर हिम कल्चर इज अबाउट हाउ पीपल लिव, थिंक एंड इंटरेक्ट एंड इट प्लेज अ की रोल इन शेपिंग सोसाइटी एंड सोशल कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो सोसाइटी को पूरा शेप प्रोवाइड करने में, लोगों में कॉन्शियसनेस जगाने में यहाँ पे कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कल्चर है, उस कल्चर में जो व्यूज़ हैं, जैसे वो कहते हैं कि कैन कल्चर स्टॉप द स्प्रेड ऑफ एनार्की इन द सोसाइटी. कि सोसाइटी के अंदर जो हमें एनार्की देखने के लिए मिलती है, क्या कल्चर उसको स्टॉप कर सकता है. सो जानते हैं कि जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो 19th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट हैं एंड बिलीव दैट कल्चर एक क्रूशल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल केओस एज एनार्की इन द सोसाइटी. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो मेरी प्लेलिस्ट है MEG 10 की, उसके अंदर मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर किया हुआ है, तो आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने पहले करवा रखे हैं वो मैंने रिपीट नहीं किए हैं. तो वहाँ पे आपके लिए हेल्प हो जाएगी कि आप को सारे रिमेनिंग जो आपके आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, एनार्की अराइजेज व्हेन पीपल आर इग्नोरेंट, मॉरली वीक और लैक अ सेंस ऑफ हाई पर्पस. जब लोग गाइस क्या होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, एंड इन सच अ कंडीशन सेल्फिशनेस, डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों की वजह से समाज में एनार्की आती है. तो कल्चर इन हिज व्यू प्रोवाइड्स द मीनिंग टू गाइड पीपल्स माइंड एंड हार्ट. तो उनके हिसाब से जो कल्चर है वो उनको, उन लोगों को मीनिंग देता है, उनके हार्ट और माइंड को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, ऑफरिंग नॉलेज, मॉरल डिसिप्लिन एंड अ विजन ऑफ ह्यूमन परफेक्शन. ठीक है, तो देखो दोनों चीज़ें हैं. पहले आप एक उनका इंट्रोडक्शन दे देना, फिर आप बताना कि उनके हिसाब से एनार्की कब आती है.
जब लोगों के अंदर हायर पर्पस का कोई सेंस नहीं होता, जब लोग आपके मॉरली वीक होते हैं. सो ही डिफाइंड कल्चर एज द परस्यूट ऑफ आर टोटल परफेक्शन, द परस्यूट ऑफ आर टोटल परफेक्शन by means of knowledge of the best which has been thought and said in the world. So by studying literature, art and history, the best human achievement, individual develop judgment. तो वो कहते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको टोटल, आपको परफेक्ट बनना है. आप लिटरेचर पढ़ो, आर्ट पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो तो आप बेस्ट ह्यूमन की तरह बन पाओगे. एंड मोर ओवर कल्चर जो है इंडिविजुअल्स को यूनाइट करता है, वो अपनी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं आपस में. लोग जो ह्यूमन आइडियल्स को समझते हैं एक दूसरे को, जिससे कि समाज के अंदर सोशल टेंशन्स को कम करने में हेल्प मिलती है. सो फॉर आर्नोल्ड कल्चर इज़ नॉट मेयरली आर्ट और लिटरेचर. कल्चर केवल आर्ट और लिटरेचर नहीं है, ये मॉरल और एक इंटेलेक्चुअल गाइड की तरह काम करता है. ये हमारे अंदर नॉलेज को कल्टिवेट करता है, हमारे अंदर जजमेंट्स को कल्टिवेट करता है और एक एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है. इट हेल्प प्रिवेंट सोशल डिसऑर्डर एंड बिल्ड अ स्टेबल एनलाइटेंड सोसाइटी. तो अगर हमें सोसाइटी को एनलाइटेंड करना है, मतलब कि जागरूक बनाना है हमें अपनी सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी का पुनर्जागरण करना है, तो वहाँ पे कल्चर का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लास्ट वीडियो फॉर दिस सेशन. आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए. फ्यूचर में मैं आपके रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके न्यू वीडियोज़ भी लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके.